नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास हमारी है एडवर्ब क्लास सेकंड। एडवर्ब की सेकंड क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के करेक्ट यूज क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था एडवर्ब के क्लास 1 में व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब होता क्या है। तो आपने पढ़ा था एडवर्ब वह वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। फिर आपको पढ़ाया गया था व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो आपने पढ़ा था देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 8 काइंड्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। फिर आपको पढ़ाया गया था व्हाट आर द पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन कितनी होती है। तो आपने पढ़ा था एडवर्ब की 2 पोजीशन होती है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम जो होते हैं ये हमेशा लास्ट में आते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एम्प्टी वर्ब के बाद आ जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो एम्प्टी एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस टाइम ऑब्जेक्ट के बाद आता है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री जो होते हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, और अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था। और अब हम बात करेंगे एडवर्ब की सेकंड क्लास में व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। तो डालिएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास आपकी है, इसका नाम है करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब का करेक्ट यूज कैसे होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आपके एसएससी, बैंक, डिफेंस किसी भी एग्जाम में अगर आपको स्पॉटिंग एरर करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है तो आपको इन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको इजी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर को स्पॉट करना होता है। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट 15 रूल्स देने जा रहे हैं करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब के, और ये वो 15 गोल्डन रूल्स हैं जिससे ये पूरा एडवर्ब कवर हो जाएगा। वैसे तो देखा होगा बहुत से मार्केट्स में बुक्स है जिसमें तमाम तरह के रूल्स लिखे जाते हैं, लेकिन आपको उन सारे रूल्स को नहीं पढ़ना है। वो रूल्स जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उनको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की, और रूल नंबर फर्स्ट हमारा है कि इनफ एडवर्ब होता है। तो बच्चों एक इनफ एडवर्ब होता है और वो एडवर्ब हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद में आता है जिसकी विशेषता बताता है। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हमारा जैसे कि एक एडवर्ब है इनफ, और ये इनफ एडवर्ब हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद में आता है जिसकी विशेषता बताता है। यानी फर्स्ट कह रहा है एडवर्ब इनफ इज यूज्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव ऑफ विच इट क्वालिफाइज। कि एडवर्ब इनफ हमेशा उस वर्ड के बाद आएगा जिसकी विशेषता बताएगा। जैसे अब एग्जाम्पल है ही इज इनफ रिच टू हेल्प मी। बच्चों ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रिच के पहले इनफ लिखा हुआ है। रूल क्या कहता है, इनफ हमेशा उस वर्ड के बाद आता है जिसकी बात करता है, तो इनफ रिच नहीं होगा, रिच इनफ हो जाएगा। ऐसे देखिए सेंटेंस आपका है शी इज इनफ क्लेवर टू हैंडल हर हस्बैंड। शी इज इनफ क्लेवर टू हैंडल हर हस्बैंड। तो बच्चों गलत हो जाएगा क्योंकि इनफ हमेशा उस वर्ड के बाद आता है जिसकी बात करता है, तो इनफ क्लेवर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका क्लेवर इनफ। तो हमने क्या सीखा, इनफ हमेशा उस वर्ड के बाद आता है जिसकी बात करता है। बच्चों रूल नंबर सेकंड, अब देखिए सेकंड रूल कहता है कि एक हमारा एडवर्ब होता है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है यदा कदा। रूल क्या कहता है, सेल्डम जब आता है तो इसके साथ या तो नेवर आता है या इफ एवर आता है। तो बच्चों रूल है
सेल्डम के साथ या तो नेवर लगाते हैं या इफ एवर लगाते हैं, और जब नेवर या इफ एवर आता है तो इसके साथ और भी आता है, तो इसके साथ और भी आता है, और ये बनता है सेल्डम और नेवर या सेल्डम और इफ एवर। जैसे सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस आपका है ही सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई। तो देखिए आपने क्या लिखा, सेल्डम है तो नेवर आया हुआ, या हम कह सकते हैं ही सेल्डम और इफ नेवर इफ एवर टेल्स ए लाई। तो बच्चों रूल आपका है सेल्डम के साथ या तो नेवर आएगा या इफ एवर आता है। चलिए अब बात करते हैं इसमें। देखिए एरर कैसी आती है, एग्जाम में देखिए एरर आ जाती है, यू सेल्डम और एवर हेल्प मी, इस तरह के सेंटेंस गलत हो जाते हैं। सेल्डम अगर दिया गया है तो फिर सिर्फ एवर नहीं आएगा, या तो नेवर आएगा या इफ एवर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर नेवर कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये था आपका रूल नंबर 2। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो आपके करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब में हमने 2 रूल्स पढ़े हैं। तो बच्चों पहला रूल हमारा था कि इनफ हमेशा उस वर्ड के बाद आता है जिसकी विशेषता बताता है, और दूसरा रूल आपने पढ़ा सेल्डम के साथ या तो एवर इफ एवर आता है या नेवर आता है। अब बात करते हैं, तो आपका टॉपिक चल रहा है बच्चों करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब, और इसमें हम लोग सेकंड रूल पढ़ चुके हैं। अब आपकी बात होती थर्ड रूल की। तो बच्चों रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो निगेटिव बात करते हैं, जिनका निगेटिव मीनिंग होता है, और उन एडवर्ब के साथ उन वर्ड के साथ नो नॉट या नेवर का यूज नहीं होता है। तो नोट कर लीजिएगा कि अगर सेंटेंस में कहीं पर आपका अनलेस, अनटिल, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, लेस्ट, फॉरविट, रेयरली, बच्चों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो निगेटिव बात करते हैं। अब जैसे देखिए अनलेस मीन्स जब तक नहीं, अनटिल मीन्स जब तक नहीं, स्कार्सली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, सेल्डम कभी कभार, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, फॉरबिड मना करना, रेयरली यदा कदा। ये निगेटिव सेंस होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं। अतः रूल कहता है इनके साथ कभी भी हमें नो, नॉट या नेवर का यूज नहीं करना है। नो, नॉट, नेवर का यूज इनके साथ कभी नहीं होता है। अब जैसे एरर कैसे आती है, सेंटेंस आपका है unless you don't come I shall not teach you। तो बच्चे देखिए यहाँ पर unless लगा है और मैंने don't लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि unless के साथ इन वर्ड के साथ no, not, never नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, not नहीं आएगा तो do भी नहीं आएगा, और ये हो जाएगा unless you come I shall not teach you। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, आप कह सकते हैं कि अभी हमने रूल नंबर 2 कहा था कि सेल्डम आएगा तो नेवर आएगा, और यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेल्डम आएगा तो नेवर नहीं आएगा। देखिए उसका कारण क्या है, कारण देखिए ये है, बात वही है, यहाँ भी सेल्डम साथ नेवर नहीं आता। देखिए होता क्या है, जैसे कि एक सेंटेंस था पीछे जो हमने आपको लिखा था, ही सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई। तो देखिए, और वहां मैंने कहा था सेल्डम है तो नेवर लगाते हैं। देखिए होता क्या है, जिस पार्ट में सेल्डम होता है वहां नेवर नहीं आएगा, आगे तो आएगा, क्योंकि पहला अगर निगेटिव क्लास है तो अगला क्लास भी निगेटिव बनेगा, तभी सेंटेंस हमारा सही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अनलेस यू डोंट कम, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो अगला भी निगेटिव बनेगा। ऐसे ही देखिए ये क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में जिस पार्ट में सेल्डम है वहां नेवर नहीं आता, अगले पार्ट में आता है, क्योंकि सेंटेंस का जो फुल फॉर्म है वो ये है, ही सेल्डम टेल्स ए लाई, और
ही नेवर टेल्स लाई। बच्चों ये सेंटेंस होता है, लेकिन होता क्या है जब दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट में कुछ कॉमन होता है तो हम उसको हटा लेते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, टेल्स लाई यहाँ लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पर टेल्स लाई नहीं लिखा गया, और ही यहाँ लिखा हुआ है तो ही भी नहीं लिखा हुआ तो लिखा गया। इसलिए सेंटेंस हमारा बन जाता है कि सेल्डम ही टेल्स लाई और ही नेवर टेल्स लाई को हम जब कॉमन कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो जिस पार्ट में हमारा नेवर है, मतलब जिस पार्ट में सेल्डम है, वहां पर नेवर नहीं आता। ऐसे देखिए और एरर हो जाते हैं। सेंटेंस आपका है ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर, ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर। तो देखिए हमारा सेंटेंस सही है। अगर यहां पर हम कर देते हैं ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी नॉट टू गो देयर, तो बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड होता है तो नॉट का प्रयोग नहीं करते, तो सेंटेंस बन जाएगा ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि जब भी इन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो नो नॉट नेवर का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। रूल नंबर 4। बच्चों रूल नंबर 4 कह रहा है, आपने पढ़ा होगा, रूल नंबर देखिए 4 कह रहा है, आपने पढ़ा होगा अगर हमारा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा फॉर्मेट है बच्चों, आपने सुना होगा, ये हमारा फॉर्मेट अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। अब देखिए रूल क्या है कि अगर हमारा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस किसी एडवर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले यानी क्या करते हैं, इस रूल को रिवर्स कर देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा देखिए रूल कहता है व्हेन योर अफर्मेटिव सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एडवर्ब, तो इन्वर्जन होता है। यानी अगर हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, जबकि सेंटेंस आपका वो अफर्मेटिव ही होता है। जैसे एग्जांपल है सेल्डम ही विजिट्स हिज अंकल, तो बच्चों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेल्डम एडवर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अब देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं टेंस कौन सा है। तो बच्चों विजिट्स लिखा हुआ है, विजिट्स आपका सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आपका डज या डू आता है। और आपको पता है कि अगर सिंगुलर होता है तो डज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो डू लगाते हैं। तो यहाँ पर ही सिंगुलर है तो डज हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा सेल्डम डज ही विजिट मी। तो इस तरह से हमारा चलता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल, और देखिएगा ये कोई नई बात नहीं, आपने बहुत पढ़ा होगा। एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो देखिए आपने देखा नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, देन द ट्रेन अराइव्ड, त्यों ही गाड़ी पहुंच चुकी थी। तो बच्चों ये सेंटेंस आपका नो सूनर से शुरू हो रहा है। नो सूनर एडवर्ब है, और जब भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। ऐसे देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। अगर मैं लिखूं नेवर ही हेल्प्ड मी, तो मैंने क्या देखा, जब सेंटेंस नेवर से शुरू हो रहा है, नेवर एडवर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। ये हेल्प ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट में डिड आता है, तो बच्चों यहाँ पर आपका पहले डिड आ जाएगा, और जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर हो जाएगा हेल्प। तो ये हो जाएगा नेवर डिड ही हेल्प मी। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था।
क्या सीखा कि व्हेन योर अफर्मेटिव सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड विथ एडवर्ब तो इट शुड बिगिन विद द इन्वर्जन इन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। बच्चों बात करते हैं रूल नंबर 5 की। आइए नेक्स्ट और रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कह रहा है कि अगर सेंटेंस में एल्स आता है तो इसके साथ बट आएगा, और अगर सेंटेंस में अदर या अदरवाइज आता है तो उसके साथ देन आता है। बच्चों रूल नंबर 5 कह रहा है कि अगर सेंटेंस में एल्स आता है तो बट लगाइएगा, अदर या अदरवाइज आता है तो देन लगाइएगा, और एल्स मीन्स होता है कुछ और नहीं, बट मीन्स बल्कि। जैसे देखिए इट इज नथिंग एल्स बट sheer madness। ठीक है, सेंटेंस है इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ और नहीं सिर्फ एक पागलपन है। एल्स के साथ क्या लगाया गया, बताया हुआ है। और ही इज नो अदर देन माई अंकल। ही इज नो अदर देन माई, कोई और नहीं है सिर्फ मेरे अंकल जी हैं, तो अदर के साथ क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। ये हमने देखा अदर अदरवाइज देन आएगा और एल्स के साथ बट आता है। बच्चों बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। चलिए रूल नंबर आपका 6 है। बच्चों 6 देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। तो 6 नंबर कहता है कि आपका एक वेरी होता है और एक मच होता है, और आपको पता है वेरी मीन्स भी बहुत होता है और मच मीन्स भी बहुत होता है। तो बस हमें यहाँ ये सीखना है वेरी कब आता है और मच कब आता है। तो रूल ये कहता है कि अगर आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की आईनी फॉर्म है तो वेरी लगाइएगा, और अगर पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मच लगाइएगा। और दूसरा कहता अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री दिया गया हो तो वेरी लगाइएगा, और अगर एडजेक्टिव का कॉम्पेरेटिव डिग्री दिया गया हो तो मच लगाइएगा। तो ये हमने सीखा वेरी कब आएगा और मच कब आएगा। तो क्या सीखा कि अगर आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वेरी, पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो मच, पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी, और कॉम्पेरेटिव डिग्री है तो मच। और याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए सेंटेंस देखिएगा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म है, वेरी लगाया गया। I am much tired, tired थर्ड फॉर्म है तो मच लगाएगा। और देखिएगा he is very good, good पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी। I am much tired, tired, oh sorry, I am much better, better कॉम्पेरेटिव डिग्री है तो मच लगाएगा। तो हमने क्या सीखा, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है आगे तो वेरी, थर्ड फॉर्म है तो मच, पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी, और कॉम्पेरेटिव डिग्री है तो मच। जैसे अब देखिए एरर कैसी आती है, दैट इज वेरी बेटर। तो बच्चों इस तरह से एरर आती हैं कि बेटर लगा है, कॉम्पिटेटिव डिग्री है तो वेरी नहीं आएगा, यहाँ पर फिर आपका मच आएगा, मच बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर।
बच्चों बात करते हैं रूल नंबर 7। अब देखिए आपका जो 7 रूल है वो कहता है एक टू मच होता है और एक मस्ट टू होता है। एक टू मच होता है और एक मस्ट टू होता है, दोनों मतलब होता है बहुत ज्यादा। टू मच भी बहुत ज्यादा होता है और मस्ट टू भी बहुत ज्यादा होता है। बस फर्क क्या है, टू मच आपका एडजेक्टिव है और ये तब आएगा जब आगे नाउन दिया जाए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। मस्ट टू आपका एडवर्ब है और ये तब आएगा जब आगे एडजेक्टिव हो, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो क्या सीखा, टू मच या मस्ट टू दोनों मतलब बहुत अधिक होता है। टू मच तब लगाएंगे जब नाउन दिया गया होगा क्योंकि एडजेक्टिव है, और मस्ट टू तब लगाएंगे जब एडजेक्टिव दिया गया होगा आगे क्योंकि एडवर्ब है। जैसे he gave me too much pen। अब देखिए पेन नाउन है तो टू मच आया हुआ। और एक सेंटेंस है इट इज मस्ट टू पेनफुल। पेनफुल एडजेक्टिव है तो मस्ट टू लगाएंगे। ये था रूल नंबर आपका 7, टू मच कब आएगा और मस्ट टू कब आएगा। बच्चों अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगला रूल आपका है रूल नंबर 8। बच्चों रूल नंबर 8 कह रहा है एक स्टिल होता है और एक येट होता है। दोनों मतलब होता है अभी तक। स्टिल भी अभी तक है और येट भी अभी तक है। बस फर्क क्या है, स्टिल तब लगाइएगा जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो और येट तब लगाइएगा जब आपका सेंटेंस निगेटिव हो। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो स्टिल और निगेटिव सेंटेंस है तो येट। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यू आर स्टे स्लीपिंग, तो अभी तक सो रहे हो, तो देखिए यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव है, स्टिल लगाया गया। और अगर निगेटिव सेंटेंस होता द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट, गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची है, तो सेंटेंस बच्चों हमारा निगेटिव है तो फिर क्या लगाया गया, येट लगाया गया। अब बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट के। रूल नंबर 9 कह रहा है बच्चों, रूल नंबर 9 है कि टू होता है और एक वेरी होता है। टू का मतलब होता है बहुत और वेरी का मतलब भी होता है बहुत। बस फर्क क्या होता है, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। और वेरी का मतलब होता है इन ए ग्रेट डिग्री, यानी किसी चीज की पराकाष्ठा के लिए वेरी लगा। देखिए दोनों मतलब बहुत है, तो टू आता है मोर देन रिक्वायर्ड, जैसे मानिए सपोज, और वेरी आता है इन ए ग्रेट डिग्री। इसको देखिए अगर आपको अगर थोड़ा सा एग्जांपल बताएं कि द टी इज वेरी हॉट, और एक सेंटेंस है द टी इज टू हॉट। बच्चों दोनों सेंटेंस है, दोनों मतलब होता है द चाय बहुत गर्म है, द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, द टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है। फर्क क्या है कि अगर वेरी का है मतलब तो क्या है, गर्म की पराकाष्ठा, इन वेरी में गर्म की पराकाष्ठा। जैसे अगर हमें इतनी गर्म चाय चाहिए, यहां से यहां तक की गर्म चाय चाहिए, तो फिर आपका पराकाष्ठा छू रही है वेरी। और अगर कहते द टी इज वेरी टू हॉट, तो मतलब ये क्या हो गया, अब पराकाष्ठा से ऊपर निकल गया, तो टू निगेटिव बात करने लगता है। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, सेंटेंस लिखे बच्चे का ले सकते हैं।
द चाइल्ड इज वेरी नॉटी। और एग्जाम्पल एक है आपका, द चाइल्ड इज टू नॉटी। अब देखिए फर्क क्या है, द चाइल्ड इज वेरी, बच्चा बहुत शरारती है। अगर हमने वेरी कहा है तो मतलब उतना शरारती है जितनी उसकी शरारत की पराकाष्ठा होती है पूरी छू रही है। और द चाइल्ड इज टू नॉटी मतलब अब वो पराकाष्ठा से पार चला गया। जैसे सपोज अगर कोई बच्चा ऐसा है कि आपके मोबाइल में गेम खेल रहा है, आप मना कर रहे नहीं मान रहा है, तो ठीक है, वेरी नॉटी। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि आपके मोबाइल में गेम खेल रहा है और आपने मना किया, तो उसने आपको एक तमाचा जड़ दिया या आपको मोबाइल नाली फेंक दिया, तो बच्चा फिर कैसा है, अब आप उसकी शरारत बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये हो जाता है टू नॉटी। तो ये होता है वेरी और टू का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल। बच्चों रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 आपका है, एक फेयरली होता है, FAIRLY, और एक रैदर होता है। बस फर्क क्या होता है, फेयरली का मतलब होता है ठीक ठीक, और रैदर का मतलब होता है ज्यादा। फर्क क्या होता है, फेयरली बच्चों आता है जब आपका पॉजिटिव डिग्री हो, और रैदर भी आता है जब आपका पॉजिटिव डिग्री हो। लेकिन रैदर जो होता है ये कंपेरेटिव डिग्री में भी आता है। ये देखिए फर्क क्या है, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, यानी कि फेयरली पॉजिटिव है, रैदर पॉजिटिव भी है और कंपेरेटिव भी है, तो होता क्या है, अब दोनों फर्क है। देखिए पॉजिटिव के लिए फेयरली भी आता है, पॉजिटिव के लिए रैदर भी आता है। बस फर्क क्या है कि जब अगर आपको सकारात्मक बात करनी है तो फेयरली, और अगर आपको नकारात्मक बात करनी है तो रैदर। जैसे यानी कि फेयरली भी पॉजिटिव डिग्री है, रैदर भी है, फेयरली पॉजिटिव सेंस में, रैदर नेगेटिव सेंस में। जैसे सेंटेंस आपका है, देखिए फिर से यहाँ पर हम चाय से ले सकते हैं। अगर मैंने कह दिया द टी इज फेयरली हॉट, मतलब चाय ठीक ठीक गर्म है, यानी कि फेयरली मतलब ठीक मतलब लायक है, चाय पीने के लायक है। और अगर मैंने कह दिया द टी इज रेदर हॉट, अब ये जरूरत से ज्यादा हो गई, तो यानी ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर चाय ज्यादा गर्म है मतलब जरूरत से ज्यादा है, अब ये चाय पीने के लायक नहीं है, नालायक है। अब जब हमारा रेदर कंपेरेटिव डिग्री में आता है तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में रेदर के बाद फिर हमेशा दैट लगाते हैं और ये तुलना करता है, इसका मतलब था की अपेक्षा। जैसे सेंटेंस आपका है ही वुड डाई rather than tell a lie। तो यहां पर क्या सीखा आपने, rather तब लगाओगे जब then लगेगा, और ये दो चीजों की तुलना कर रहा है, एक डाई और tell a lie। तो जब दो चीजों की तुलना करनी हो तो वहां पर जब इसका मतलब था की अपेक्षा, यानी ही वुड डाई rather than tell a lie, वो झूठ बोलने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। तो ये हुआ बच्चों फेयरली और rather का। अब देखिए एक और, जैसे कि वेरी और टू में इसके फर्क क्या था कि वेरी पॉजिटिव और टू नेगेटिव। जैसे मतलब अगर आपने किसी से कहा, किसी आंटी से कहा आंटी योर चाइल्ड इज वेरी हेल्थी, तो मतलब ठीक है, अच्छा है। लेकिन आपने कह दिया द चाइल्ड इज टू हेल्थी, मतलब अब आप ये करें बच्चा इतना स्वस्थ है, उसका स्वस्थ नहीं होना चाहिए, आप निगेटिव बात कर रहे हो। तो इसलिए यहां पर देखिए हम उसको फिर से चाहो तो वो चाइल्ड से कर सकते हैं, द चाइल्ड इज फेयरली नॉटी, यानी बच्चा ठीक ठीक शरारती। अब यानी आप उसकी शरारत बर्दाश्त कर पा रहे हो। और अगर मैंने कह दिया द चाइल्ड इज रेदर नॉटी, यानी अब ये अपेक्षा से ज्यादा हो गया है। ये था बच्चों आपका फेयरली और रेदर का यूज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 11। बच्चों रूल नंबर 11 कह रहा है
एक लेट होता है और एक लेटली होता है। बच्चों लेट का मतलब होता है डिले या देर, और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली या अभी अभी हाल ही में। तो जब आपको रिसेंटली का सेंस लगाना है कि हाँ कोई काम अभी भी हुआ है तो लेटली लगाएंगे, और जब देर की बात करनी है तो लेट करना है तो डिले मतलब लेट। जैसे एग्जाम्पल है यू आर लेट टुडे, यानी आज आप लेट हैं, तो डिले की बात करनी है तो लेट लगाएंगे। और आई हैव लेटली वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी अभी भी देखी है, हाल ही में देखी है। तो बच्चों जब हाल ही में कहना है तो फिर लगाते हैं लेटली। अब देखिए इसकी गलती कैसे आती है। अगर मैं सेंटेंस बना दूं यू आर लेटली टुडे, तो गलत हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, यू आर लेट टुडे। ये था बच्चों आपको लेट और लेटली के अंतर क्या होते हैं। अब अगला रूल आपका है रूल नंबर 12, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। यानी एडवर्ब को लिखने का ऑर्डर क्या होता है, मतलब यहाँ पर ऑर्डर मीन्स आदेश नहीं, मतलब अगर सेंटेंस में दो या दो से अधिक एडवर्ब आते हैं उनको किस क्रम में लिखा जाएगा। तो इसका एक जो क्रम होता है बच्चों वो होता है सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं MPT, मैनर प्लस टाइम। जैसे सेंटेंस एग्जांपल देखिएगा, ही danced well in the city hall last night। He danced well in the city hall last night। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले क्या आता है, अब देखिए मैनर जो होता है जवाब देता है हाउ का, हाउ डांस्ड वेल मैनर हो गया। प्लेस जवाब देता है वेयर का, वेयर डांस्ड इन द सिटी हॉल प्लेस हो गया। और टाइम जवाब देता है व्हेन का, व्हेन डांस्ड लास्ट नाइट, ये टाइम। अब देखिए एक और चीज, जैसे अगर सपोज दो होंगे तो ऑर्डर वही रहेगा, जो नहीं आएगा उसकी जगह खाली हो जाएगी। अब अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, सपोज यहाँ पर वेल ना हो तो ही डांस इन द हॉल लास्ट नाइट। अगर यहाँ पर आपका इन द सिटी हॉल ना हो तो ये हो जाएगा ही डांस्ड वेल लास्ट नाइट। अब देखिए गलतियां कैसे आती हैं। अगर मैं कह दूं ही fought yesterday bravely, he fought yesterday bravely सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि yesterday क्या है, टाइम है, bravely क्या है, मैनर है, और होना चाहिए था आपका MPT। तो बच्चों यहाँ पर P नहीं है तो होना चाहिए था MT, और मैंने TM कर दिया, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, yesterday बाद जाएगा, ये हो जाएगा he fought bravely yesterday। ये होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 13 पे। बच्चों देखिए रूल नंबर 13 आपका है, इसको हम एक रूल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सेंटेंस आ जाएगा आपका सी इज वेरी क्वाइट एलोन, तो बच्चों ये सेंटेंस आपका गलत है। बस हमें यहाँ पर सीखना क्या है कि क्वाइट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ किसी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सी इज क्वाइट एलोन हो जाएगा, मतलब इसका है कि वह बिल्कुल अकेली है। तो क्या सीखा, क्वाइट के साथ किसी एडवर्ब का यूज नहीं करते। रूल नंबर 14 बच्चों, रूल नंबर 14 कह रहा है कि एक होता है जस्ट, जस्ट मीन्स होता है अभी अभी, और इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर जस्ट लगाते हैं, और जब निगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर येट आता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इसका मतलब तो अभी अभी, जैसे द ट्रेन हैज
जस्ट अराइव्ड। द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड मतलब गाड़ी अभी भी पहुंची है, तो यानी हमारा जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो क्या लगाते हैं, जस्ट लगाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 15। 15 कहता है, एक होता है, देखिए अगर आपको कहीं पर सून की इंग्लिश लिखनी है बच्चों, सून मीन्स होता है शीघ्र ही, इसके लिए दो वर्ड हैं, एक है प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब शीघ्र ही होता है, और एक होता है जस्ट नाउ। तो बच्चों हमने क्या सीखा, जस्ट नाउ का मतलब भी शीघ्र ही है और प्रेजेंटली का मतलब भी शीघ्र ही है। तो फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है, अगर आपका फ्यूचर टेंस है तो प्रेजेंटली लगाइएगा, और अगर यानी सिंपल फ्यूचर, और आपका अगर सिंपल प्रेजेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जस्ट नाउ लगाइएगा। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है तो प्रेजेंटली, जैसे आई शैल प्रेजेंटली टीच यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें शीघ्र ही पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टेंस है तो प्रेजेंटली लगाया गया। और अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है, जैसे जस्ट नाउ आई टीच एडवर्ब, मैं शीघ्र ही एडवर्ब पढ़ाता हूं, तो फिर यहां पर जब हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा तो जस्ट नाउ लगाएंगे। बच्चों अब बात करते हैं एडवर्ब का नेक्स्ट और लास्ट रूल। लास्ट रूल आपका कहता है, एक वर्ड होता है यगो, देखिए लास्ट रूल कहता है 60 नंबर कहता है, एक यगो होता है और एक बिफोर होता है। यगो मीन्स भी पहले है और बिफोर मीन्स भी पहले है, बस फर्क क्या होता है, यगो लगाएंगे जब आपका सिंपल पास्ट हो, और बिफोर लगाते हैं जब सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट हो। क्या सीखा, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यगो, और पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर। जैसे द ओल्ड मैन डाइड एन आवर एगो, बुजुर्ग 1 घंटे पहले मरा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जब सिंपल पास्ट हो और टाइम दिया गया हो तो एगो लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मरने का समय दिया गया है, सिंपल पास्ट है, एगो आया हुआ। और जब किसी काम का कोई वर्क दिया गया हो, कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में, तो फिर लगाते हैं बिफोर। जैसे एग्जाम्पल आपका है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर देखिए दो काम दिए गए, एक डॉक्टर का आना, एक रोगी का मरना। तो जो काम पहले होता है उसके लिए बिफोर लगाते हैं। एक और सेंटेंस होता है, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आफ्टर आता है तो बाद वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अगर बिफोर आता है तो पहले वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये दो बातें याद रखिएगा। तो बच्चों ये थे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 16 रूल्स डिस्कस किए एडवर्ब के बारे में, यानी हमने सीखा व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब, तो किस एडवर्ब का यूज कहाँ पर होता है आपने सीखा है। उम्मीद है आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। हाँ, अंत में बस एक ही बात कहनी है, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने अपना ये फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अंत में इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।